गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप देख रहे हैं वीडियो को, गुड नाइट जब देख रहे हैं आप। तो चलिए, प्रीवियस क्लास को हम एक बार पहले से रिकैप करते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। जस्ट अ सेकंड। तो एक सेकंड में देख लेता हूँ सब रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा। ओके 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 ओके। चलिए, सही है, सही है। जस्ट अ सेकंड। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर को शुरुआत किए थे। उस चैप्टर का नाम था बोर्ड एंड पिलर मैथड। तो बोर्ड एंड पिलर मेथड के बारे में हम लोग बेसिकली पढ़ रहे थे। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या बताया था, पूरा हम रिकैप कर रहे हैं प्रीवियस क्लास को, बहुत ही शॉर्ट में रिवीजन करवा रहे हैं। माइनिंग जो होगा वो दो तरीके से होगा, एक होगा अंडरग्राउंड माइनिंग तरीका, एक होगा ओपन कास्ट माइनिंग का तरीका। फिर आप कहेंगे कि जो मिक्स्ड माइनिंग है वो क्या होता है, मिक्स्ड माइनिंग कौन से कैटेगरी में आता है। तो देखो, अभी एक नया मेथड जनरेट हुआ है, उसको कहते हैं मिक्स्ड माइंस। जिसमें मतलब पहले तो हम अंडरग्राउंड, पहले हम ओपन कास्ट चला रहे थे। ओपन कास्ट चलाते चलाते जब मेरा ओपन कास्ट काम खत्म हो गया, तो फिर वहां से हम अंडरग्राउंड मेथड चलाने लगे। या माइंस का किसी कोना में हम ओपन कास्ट चला रहे हैं और किसी कोना में अंडरग्राउंड माइंस चला रहे हैं। तो वो इन्हीं दोनों से मिलके ही बना है सर, वो कोई अलग से मेथड नहीं है, बल्कि एक डेरिवेटिव है। इसीलिए इसको हम एक अलग से मेथड नहीं मानते, बल्कि ओपन कास्ट अंडरग्राउंड दो मेथड मानते हैं। इसी को मिक्स करके हम बना दिए एक तो अलग। ठीक है। अब अंडरग्राउंड में क्या तरीका है? अंडरग्राउंड में पहला तरीका है बोर्ड एंड पिलर मेथड, और दूसरा होता था आपका लॉन्गवाल मेथड। इसमें बोर्ड एंड पिलर का दो स्टेजेज है। ये क्या है? स्टेज है। जैसे डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एक स्टेज है, इसी तरह से डिप्लरिंग जो है वो स्टेज है। अब डेवलपमेंट भी आप अलग अलग तरीके से करेंगे। या तो आप डेवलपमेंट करेंगे कटिंग से, यानी कोल कटर मशीन से, तो इसको आप कट ब्लास्टिंग भी कह सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे ब्लास्टिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं। ब्लास्टिंग में भी बहुत सारे टेक्निक है, एक कट ब्लास्टिंग है, एक सॉलिड ब्लास्टिंग है, जो हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। डिप्लरिंग में भी होता है बाई केविंग आप कर रहे हैं, यानी कि कोयला पूरा का पूरा निकाल के छोड़ दिए हैं, खाली कर दिए हैं, है ना। उसमें क्या है, ऊपर में सरफेस में सब्सिडेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरा होता है बाई स्टोइंग, यानी कि जो कोयला आप निकालते जा रहे हैं काट के, पिलर का कोयला, उस जगह पे आप बालू भर दिए हैं या कुछ अनकम्बस्टिबल मटेरियल भर दिए हैं, ताकि ऊपर का जो सरफेस है उसमें सब्सिडेंस ना हो। तो ये कुछ तरीके हैं बोर्ड एंड पिलर मेथड के। फिर लॉन्गवाल के भी कुछ स्टेज होते हैं। लॉन्गवाल के स्टेज होते हैं लॉन्गवाल एडवांसिंग एंड लॉन्गवाल रिट्रेटिंग। रिट्रेटिंग, एडवांसिंग और रिट्रेटिंग क्या होता है, शॉर्ट में बताते हैं। जब आप माइन बाउंड्री की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपका माइंस का ऑफिस, ठीक, ये रहा आपका माइन का बाउंड्री। तो जब आप माइंस का ऑफिस से होते हुए माइन बाउंड्री की तरफ बढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन करते हुए, उसे कहते हैं लॉन्ग वॉल एडवांसिंग। और जब आप माइन बाउंड्री से माइंस के ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं, माइन बाउंड्री में आप माइनिंग शुरू किए यहाँ से, और काटते 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 आप माइंस के ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं, उसे कहते हैं लॉन्ग वॉल रिट्रेटिंग मेथड। तो लॉन्ग वॉल एडवांसिंग और रिट्रेटिंग, ये दो क्या है, ये दो स्टेजेस। ठीक। इसी तरह से अब हम बात करते हैं ओपन कास्ट के बारे में, कि ओपन कास्ट मेथड कितने टाइप के होते हैं। तो ओपन कास्ट को भी तीन कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला होता है मैनुअल। व्हाट डू यू मीन बाय मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग? मैनुअल का मतलब होता है जितना भी काम हो, ज़्यादातर काम आपका हाथ से हो। जैसे फॉर एग्जांपल, कोयला का अगर कटिंग चल रहा है तो बहुत छोटा एक्सकोवेटर लगेगा, छोटा एक्सकोवेटर लगेगा, ठीक है। या फिर इसमें हम ब्लास्टिंग मेथड अडॉप्ट करेंगे। इसके बाद कोयला काट लिए, अब लोड होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैनुअल लोडिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैनुअल लोडिंग करना पड़ेगा। मैनुअल लोडिंग कैसे होता है? कोयला को काटने के बाद या ब्लास्ट करने के बाद फिर आदमी जाएगा टोकरा लेके, एक तो सरदार होगा आदमी का, वो टोकरा में कोयला लादेगा, लाद के फिर लेबर चढ़ेगा ट्रक में, ट्रक में जाकर कोयला डालेगा, फिर उतरेगा। ऐसे कर करके लोड होता है, उसको मैनुअल लोडिंग कहते हैं। मतलब जहाँ पे मैनुअल लोडिंग स्टार्ट हो जाए, या फिर जो क्वेरी में किया जाता है, जिसको आप कह सकते हैं जो क्वेरी होते हैं, छोटे छोटे ओपन कास्ट माइंस, क्वेरी के बारे में पहले बता चुके हैं पहले चैप्टर में। तो जो छोटे छोटे ओपन कास्ट माइंस होते हैं, उस जगह पे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे मैनुअल कहते हैं। वो तरीका क्या है? मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग। मैनुअल में सिंपल समझ सकते हैं आप, मैनुअल में जिसमें लोडिंग अनलोडिंग का काम आदमी करता है, झोला ढोता है, कंधा में टोकरा लेके जाता है, कोयला लादा लादी करता है, तो उसको बोलते हैं मैनुअल। इसके बाद होता है सेमी मैकेनाइज्ड। सेमी मैकेनाइज्ड, सेमी मैकेनाइज्ड का मतलब क्या है? सेमी मैकेनाइज्ड में जो मशीनरीज होती है उसका एक परमिटेड संख्या होता है, कि आप इतना मशीनरी तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो एक दिन में इतना शॉर्ट होल आप एक्सप्लोड कर सकते हैं, ठीक है।
तो सेमी मैकेनाइज्ड होता है जिसमें आपको ट्रक के जरिए एक जगह से दूसरे जगह कोयला भेजना पड़ता है, ब्लास्टिंग किए या मशीन से कोयला कटाई हुआ। मशीन का संख्या होता है जनरली 9 के 12 के बराबर का संख्या होता है। एक बेंच में आप एक या दो ऐसे कुछ समथिंग होता है कुछ, मुझे डाटा स्पष्ट नहीं आ रहा है बाय लॉ का, और किताब में भी नहीं दिया इसलिए जल्दी मिलता नहीं है, ये सर्कुलर सबका डाटा है। तो सेमी मैकेनाइज्ड में क्या है, एक मशीन का परमिटेड संख्या होता है, ठीक है, और कोई बड़ा मशीनरी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ट्रक के जरिए या फिर डंपर के जरिए होता है। डंपर भी जो चलता है वो 35 टन से कम कैपेसिटी का डंपर चलता है, 18 टन वाला, 20 टन वाला, 25 टन वाला, इस टाइप का डंपर, या उससे छोटा ट्रक जो होते हैं, टाटा वाला ट्रक आता है 15 टन, 10 टन, 12 टन, वो सब ट्रक चलता है, उसे हम कहते हैं सेमी मैकेनाइज्ड वर्किंग। इसमें मैनुअल लोडिंग नहीं होता है, मतलब आदमी झोड़ा ढोने वाला काम नहीं करेगा, टोकरा में कोयला लाद के लोडिंग अनलोडिंग नहीं करेगा, ठीक। इसके बाद तीसरा होता है आपका मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। मैकेनाइज्ड क्या है, जिस माइंस में मशीनरी का कोई लिमिटेड संख्या तय ना हो, जिस माइंस में मशीनरी का कुछ लिमिटेड संख्या तय न हो, ऐसे माइंस को आप मैकेनाइज्ड माइंस कहेंगे। यानी कि आप माइंस खोलें, माइंस का आपका बहुत बड़ा एरिया है, 100 एकड़ के आसपास का जमीन है, अब आप उसमें माइनिंग करना चाह रहे हैं, आपके पास खूब पैसा है, आप बेंच में जैसे कोयला का कटिंग करना चाह रहे हैं, बहुत रेट ऑफ एडवांसमेंट बहुत तेज है, तो आप डीजीएमएस से परमिशन मांगे कि सर मेरा 100 एकड़ ज़मीन है, हम इतना पैसा खर्चा कर सकते हैं, रेट ऑफ एडवांसमेंट हम ये रखना चाहते हैं, अगल बगल कोई बस्ती नहीं है, पॉल्यूशन का लफड़ा नहीं है, ब्लास्टिंग भी करेंगे तो वाइब्रेशन का लफड़ा नहीं, तो डीजीएमएस आपको अनलिमिटेड संख्या में मशीनरी प्रयोग करने का परमिशन दे दिया है कि भैया आप जो मशीन चाहते हैं इस्तेमाल कीजिए। आप ड्रैगलाइन चाहते हैं इस्तेमाल कीजिए, आप बकेट व्हील एक्सकवेटर चाहते हैं इस्तेमाल कीजिए। तो उस कंडीशन में आपको क्या कहा जाएगा, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। अलग बात है आप इस्तेमाल करते हो चाहे नहीं करते हो। इसके बाद बहुत सारा मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में देखा गया है, जो ट्रांसपोर्ट होता है वो या वो हम क्या करेंगे, वो हम डायरेक्ट हॉलेज लगा के ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वो हम डायरेक्ट कन्वेयर बेल्ट लगा के ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या अगर हम इन दोनों से नहीं भी कर रहे हैं, अगर हम डंपर का उपयोग कर रहे हैं, तो डंपर मेरा हाई कैपेसिटी का होगा, जस्ट लाइक 30 टन, 35 टन, 40 टन। तो ये सब जो हाई कैपेसिटी के डंपर होते हैं, उसे अब देखो तीनों में डिफरेंस हम समझाते हैं फिर से। मैनुअल में कैसे पता चलेगा, माइंस में गए आप, देख रहे हैं माइंस, किसी माइंस में खड़ा होके, आपको कैसे पता चलेगा, तो आप पूछिएगा लोडिंग वाला काम कहाँ हो रहा है रे, तो बताएगा देखो वहाँ लोडिंग हो रहा है, कोयला का लोडिंग वहाँ होता है, तो वहाँ जाकर खड़ा हो जाइए। आप देखिए लोडिंग किससे हो रहा है, मशीन से हो रहा है, पेलोडर से हो रहा है, कि आदमी 4 गो मतलब मजदूर लोग हैं, 20 गो 25 गो अपना टोकरी में कोयला डाल रहा है, ट्रक में चढ़ रहा है, फिर डाल रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग है। इसी को देख के हमको अंदाजा लग जाएगा कि ये मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग है। फिर अगर आपको कोई माइंस में खड़ा करके बताएगा कि बोलो ये सेमी मैकेनाइज्ड है कि मैकेनाइज्ड है, तो आप पूछिएगा सामने वाला से कि यहाँ पे कोई लिमिटेड संख्या है मशीनरी का, तो बोलेगा हाँ हाँ लिमिटेड है, डीजीएमएस बोला है कि आप 9 गो एक्सकोवेटर का उपयोग कर सकते हैं, 2 ठो 3 ठो रीपर का कर सकते हैं, तो लिमिटेड संख्या अगर आपको बता देगा तो आप कहेंगे कि नहीं ये मैकेनाइज्ड, ये सेमी मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग है। लोडिंग पॉइंट पे जाकर देखिएगा कि मैनुअल लोडिंग नहीं हो रहा है बल्कि पेलोडर से लोडिंग हो रहा है, आप समझ जाएंगे कि ये सेमी मैकेनाइज्ड है, जहाँ पे लिमिटेड संख्या में मशीनरी चलती है। अब किसी माइंस में आपको खड़ा करके पूछेगा बताओ ये मैकेनाइज्ड है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, तो पूछेगा कि क्या यहाँ पे मशीनरी का संख्या लिमिटेड है, बोलेगा ना, डीजीएमएस बोला है कितना भी मशीन आप यूज़ कर सकते हैं, तो बोलिएगा वाह बहुत बढ़िया। उसके बाद पूछिएगा कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है, तो बताएगा कि यार ट्रांसपोर्ट तो हॉलेज से होता है, या कन्वेयर बेल्ट लगा है, यहाँ से डायरेक्ट प्लांट तक कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है, यहाँ कोयला डालो कन्वेयर में, डायरेक्ट प्लांट में कोयला उतारो। या फिर बोलेगा कि नहीं डंपर इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि रास्ता का थोड़ा सा दिक्कत है, तो डंपर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो डंपर है वो 30 टन, 35 टन, 40 टन, 45 टन, 50 टन के आसपास का डंपर है। तो आप इसी बात को अंदाजा लगा देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग है। कभी भी इस चीज़ में बेसिकली लड़का लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि मैनुअल, सेमी मैकेनाइज्ड और मैकेनाइज्ड हम पता कैसे करेंगे, तो ये एक सिंपल सा तरीका है पता करने का। मैनुअल में आदमी झोड़ा ढो रहा होगा, सेमी मैकेनाइज्ड में नंबर ऑफ मशीनरी लिमिटेड होगा, छोटा ट्रक या डंपर चल रहा होगा, और मैकेनाइज्ड में आप बड़ा ट्रक डंपर देखेंगे, या फिर कन्वेयर देखेंगे, या फिर ट्रांसपोर्ट वाला हॉलेज देखेंगे, या फिर आपको बोलेगा कि मशीनरी जो है उसका संख्या अनलिमिटेड है, तो आप समझ जाएंगे कि एक मैकेनाइज्ड वर्किंग। तो यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। ये पूरा माइनिंग मेथड को मैंने एक बार इलिबरेट कर दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद हमने आपको बताया था कि बोर्ड एंड पिलर मेथड का कुछ डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है,
डेरिवेटिव का मतलब होता है कि है वही चीज़, बोर्ड एंड पिलर मेथड ही है, लेकिन इसमें कुछ कुछ नया नया पद्धति का हम इस्तेमाल करते गए और उसको एक नया नाम दे दिए। जैसे रूम एंड पिलर मेथड, इसके बारे में आज पढ़ाएंगे, किताब में भी दिया हुआ है। रूम एंड पिलर मेथड ये क्या है? ये बोर्ड एंड पिलर मेथड का ही एक उदाहरण है। ठीक है, बोर्ड एंड पिलर मेथड का ही एक उदाहरण है। इसके बाद हॉरिजॉन माइनिंग। हॉरिजॉन माइनिंग क्या है? ये रूम एंड पिलर मेथड का ही एक उदाहरण है। स्लाइसिंग मेथड ऑफ माइनिंग, ये क्या है? ये बोर्ड एंड पिलर मेथड का ही एक एग्जाम्पल है, उदाहरण। ठीक है, इसके बाद कुछ मेटल्स वाले भी आते हैं। मेटल्स वाले जिसको आपको नहीं याद करना अगर कोल वाला है तो, लेकिन फिर भी सब लेवल केविंग, इसके बाद लेवल माइनिंग, ये सब क्या है? ये कुछ मेटल्स वाले हैं। ठीक है, ये कुछ मेटल्स वाले हैं। तो बोर्ड एंड पिलर मेथड, रूम एंड पिलर में क्या हो? कंटिन्यूअस माइनर नाम का एक मशीन रहता है जो कोयला को काटता है, और कोयला काटने के बाद वो शटल कार में लोड होता है और यहाँ से निकल जाता है। मतलब इसमें हमको नो ब्लास्टिंग इज नीडेड, नो ब्लास्टिंग इज नीडेड, ब्लास्टिंग का कोनो आवश्यकता नहीं है रूम एंड पिलर मेथड में। इसको रूम एंड पिलर मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो साइज होता है गैलरी का, आप घुसिएगा तो आपको लगेगा कोई बड़ा कमरा है। हॉल होता है ना, शादी का हॉल बुकिंग करते हैं, वैसे बड़ा बड़ा कमरा जैसा आपको लगेगा, इसीलिए इसको कहते हैं रूम एंड पिलर मेथड। जस्ट सेकेंड, रूम एंड पिलर मेथड इसलिए हमको उसको कहते हैं। कॉल आ रहा है यार बहुत सारा। क्लासेस को लेके भी मेन बात है, कोई बैच स्टार्ट नहीं करे। अगर आपके संपर्क में कोई है जो क्लासेस करना चाहते हैं तो उन्हें बता दीजिएगा, दिसंबर से पहले हम कोई स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। आपका परीक्षा पहले पार कर लें, उसके बाद हम कोई क्लास स्टार्ट करेंगे। तो लड़का लोग बहुत ज़्यादा कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, क्लासेस करवाइए करवाइए, क्योंकि बीसीसीएल वाला वैकेंसी का ड्राफ्ट जो है वो एक दो दिन में एक दो दिन नहीं, मतलब नवंबर दिसंबर में निकालने वाला। पेपर ओवर में भी छप गया था कि 60 सीट का ओवरमैन का वैकेंसी आ रहा है। तो लड़का लोग, जो हम पहले ही आप लोगों को बता दिए थे बहुत पहले कि आ रहा है बीसीसीएल में वैकेंसी, गवर्नमेंट का आएगा, संख्या पता नहीं है। और सीसीएल वाला भी बोले थे, सीसीएल वाला भी आएगा जल्दी ही। तो देखिए, खबर अंदर से जनरली मिल जाता है, लेकिन कितना सीट का है, कब तक आएगा, ये खबर नहीं मिल पाता है एग्जैक्ट। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन कोई नहीं, दिसंबर तक आने का चांसेस है बीसीसीएल का। 60 ओवरमैन का वैकेंसी है, साथ में कुछ सर्वेयर का भी वैकेंसी है ना। डिसअपॉइंटिंग है कि माइनिंग सरदार का अगर रहेगा भी तो बहुत कम रहेगा, या ना के बराबर हो, शायद ना निकाले। तो इसी के लिए लड़का लोग क्लास के लिए फ़ोन कर रहा है। तो अगर आपके संपर्क में कोई हो या आप खुद भी करना चाहते हैं तो कॉल मत कीजिए। दिसंबर से पहले हम स्टार्ट करने वाले नहीं हैं। पहले आपका इंस्पेक्टर वाला बेड़ा पार कर ले, उसके बाद हम नया बैच स्टार्ट करेंगे। मेरा आदत है, कोई भी बैच स्टार्ट करते हैं तो पहले उसको एक अंजाम तक पहुंचाते हैं, उसके बाद जब उसको हम देख लेते हैं कि वो अब सही तरीके से कवर हो गया, तभी हम नया बैच स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अपने दोस्तों से कह दीजिएगा अगर कोई है आपके संपर्क में तो, कि दिसंबर के बाद ही सर शुरू करेंगे। चलिए, बोर्ड एंड पिलर मेथड मैंने आपको बताया, डेरिवेटिव क्या है, और मेटल वाला में बताया मैंने। ठीक, अब आते हैं आगे। अब लॉन्गवाल में भी क्या कुछ है मेथड ऐसा? जी बिल्कुल है। लॉन्गवाल में एक होता है पैकवाल माइनिंग। ठीक है, एक आपका पैकवाल माइनिंग होता है। ठीक है, जी बिल्कुल बिल्कुल पैकवाल ही होता है, सॉरी। लॉन्गवाल में एक आपका पैकवाल होता है जो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है ना। अब आते हैं हम ओपन कास्ट मेथड में। ओपन कास्ट मेथड में क्या कुछ डेरिवेटिव्स हैं? क्या कुछ डेरिवेटिव्स है जो जिसके बारे में हम सुने हो या डरावना लगता है? जी बिल्कुल है। एक है हाईवाल माइनिंग, हाईवाल माइनिंग। ठीक, इसके बाद एक होता है ऑगर माइनिंग, ऑगर माइनिंग। ठीक, इसके बाद एक होता है आपका कास्ट माइनिंग, जिसको हम कास्ट ब्लास्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्ट ब्लास्टिंग भी कहते हैं। और इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं ड्रैगलाइन माइनिंग। अब आप कहिएगा कि यार ड्रैगलाइन से तो माइनिंग हो नहीं सकता यार, ड्रैगलाइन तो ओवरबर्डन को हैंडल करता है, तो ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया है ड्रैगलाइन माइनिंग। तो भैया पूछ दिया है तो उसके पीछे कुछ कारण है। ठीक है, कुछ तो कारण है। तो ये सब कुछ डेरिवेटिव है जो जनरली कॉमनली आपको सुनने को मिलेंगे, और ये सब आपको डरावना लगेगा, लेकिन एकदम नहीं डरिएगा, ये सब बहुत आसान चीज़ है। प्रीवियस क्लास में फिर हमने बोर्ड एंड पिलर मेथड के बारे में क्या क्या बताया था। कब अडॉप्ट करते हैं? अडॉप्ट कब करेंगे सर? तो जब मेरा कोल सिम का थिकनेस, कोल सिम का जो थिकनेस होगा
वो आपका 1.5 मीटर से प्लस होगा। यानी इसको हम क्या कहेंगे, 1.5 मीटर से लेकर के जब 4.5 मीटर के बीच रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं मॉडरेटली थिक सिम या मॉडरेट सिम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मॉडरेट सिम कहते हैं। यानी मॉडरेट सिम रहे या 1.5 मीटर से ऊपर रहे, उस कंडीशन में हम लोग इस्तेमाल करते, इस बोर्ड ऑन पिलर मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर आगे क्या था, फ्री फ्रॉम डर्ट बैंड। फ्री फ्रॉम डर्ट बैंड, डर्ट बैंड के बारे में कल हम आपको बताए थे, बिटरेन, क्लेरेन, ड्यूरेन, फ्यूजन। ठीक है। इसके बाद क्या है, मॉडरेट डेप्थ होना चाहिए। मॉडरेट डेप्थ होना चाहिए। मॉडरेट डेप्थ आप किसको कहेंगे, तो याद रखिएगा सेलो डेप्थ होता था 200 मीटर तक। अप टू 200 मीटर तक क्या होता था, सेलो डेप्थ। डाटा भी हम आपको कल स्पष्ट किए थे। इसके बाद 200 से लेकर के 450 तक का जो डाटा था, इसको हम लोग बोलते थे मॉडरेट डेप्थ। यानी 200 मीटर से लेकर के 450 मीटर ये वर्टिकल डेप्थ है, इतना दूर तक आप कर सकते हैं माइनिंग। ठीक है, इतना दूर तक आप कर सकते हैं। चलिए, ओके। इसके बाद और क्या क्या तरीका और को क्या बताया, तो बोले तो रूफ जो है या पिलर है ये मजबूत होना मांगता है। इसके बाद क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है वो कोल का अच्छा होना मांगता है। क्रशिंग स्ट्रेंथ के साथ साथ हम कल आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी बताए थे कोल का। लिग्नाइट का कितना बताए थे, मन में एक बार रिकैप कीजिए। लिग्नाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना बताए थे, 1.2 बताए थे। बिटुमिनस कोल का हम एक रेंज बताए थे, ये रेंज क्यों बताए थे ये भी बताए थे कल। बिटुमिनस का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना हो जाएगा, 1.28 से लेकर के 1.4 हो जाएगा। इसके बाद हम एंथ्रासाइट के बारे में बताए थे, एंथ्रासाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना बताए थे, 1.5 हो जाएगा। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी कोयला का एकदम याद रखिएगा, पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, पीट का 1.12 के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने आपको बताया था, फिर कुछ फायदा घाटा बताया था बोर्ड एंड पिलर मेथड का फ़ायदा। इससे क्या है, ज़मीन के नीचे हम चला सकते हैं, ऊपर में कोई भी स्ट्रक्चर हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसमें क्या है, अर्ली प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है ना। तो मेरा दिक्कत नहीं होता है, शुरू में ही हम कोयला स्टार्ट निकालना शुरू कर लेते हैं तो मेरा लोन रिकवरी में आसानी होता है ना। इसके बाद बोर्ड एंड पिलर मेथड में मेरा मौसम इफेक्ट नहीं करता है, गर्मी हो बरसात हो कुछ भी हमको उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जबकि ओपन कास्ट में धूप में खड़ा रहना पड़ता है, बोर्ड एंड पिलर मेथड में धूप नहीं रहता है। ठीक है ना। तो ये सब कुछ है इसका फ़ायदा। टीम वर्क जो है आसानी से हो पाता है क्योंकि टीम जो है वो बहुत छोटा-छोटा रहता है, ठीक है ना? लॉन्ग मतलब अनप्रोडक्टिव काम हमको इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है ना? तो ये सब कुछ बेसिक कॉमन एडवांटेज थे। फिर डिसएडवांटेज के बारे में क्या था? वेंटिलेशन में हमको दिमाग लगाना पड़ता है, वेंटिलेशन बहुत मगजमारी वाला काम हो जाता है। रूफ सपोर्ट हमको करना पड़ता है, रूफ सपोर्ट में बहुत ज़्यादा मगजमारी होता है, ठीक है? रूफ सपोर्ट भी एक ग्रेटर समस्या है, जैसे-जैसे डेप्थ बढ़ता है वैसे-वैसे हमको रूफ सपोर्ट और ज़्यादा कठिन लगने लगता है। सब्सिडांस का भी इफ़ेक्ट हो सकता है अगर हम केविंग मेथड से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर स्टोइंग कर रहे हैं तो हमको खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है, बालू खरीदना पड़ता है बहुत ज़्यादा, है ना? परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेरा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू ओपन कास्ट। ठीक, ये सब हम कुछ बताए थे। फिर हम आपको एक डाटा रटवाए थे, क्या रटवाए थे? बोर्ड एंड पिलर मेथड में जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, बोर्ड एंड पिलर मेथड में जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, उस टाइम हमने आपको क्या बताया था कि परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन जो होगा वो कितना बताया था। अगर सेलो माइंस है, अगर सेलो माइंस है तो उस कंडीशन में आपका जो परसेंटेज होता था वो होता था 35%। और यही वाला अगर डीप माइंस है तो कितना होता था, 20%। मतलब मात्र 35% और 20% आप परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बारे में कल एक न्यूमेरिकल बताए थे, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिए थे उसी में, इसलिए कल कंप्लीट नहीं हुआ तो हो जाता। परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन का हमने कल फार्मूला बताया था, फिर से हम यहाँ पर लिख रहे हैं। परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन का क्या फार्मूला था, एरिया ऑफ बड़का ABCD जो कि सेंटर टू सेंटर होता है, माइनस एरिया ऑफ छोटका ABCD जो कि बैरियर का एरिया होता है ना। ABCD जो छोटा वाला कोल बैरियर छोड़ा है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बड़का ABCD इनटू 100%। ये आपका क्या था, एरिया ऑफ परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन का फॉर्मूला था। तो ये डाटा याद रखिएगा, परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन सेलो माइंस में 35% होता है, डीप माइंस में 20% होता है डेवलपमेंट स्टेज में। किसमें, डेवलपमेंट स्टेज में। डिप्लरिंग वाला जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन।
तो यहाँ तक आपको याद हो गया होगा अच्छे से, आई होप समझ में आ गया होगा। फिर कल कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट के बारे में हम बताए थे, पैनल क्या होता है। पैनल में हम आपको बताए थे कि एक बड़ा सा ये होता है, बहुत सारा आप पिलर को ले लेते हैं, उसमें नंबर ऑफ गैलरी, नंबर ऑफ पिलर रहता है, तो पैनल कहते हैं। पैनल में कम से कम 2 इनटेक और 1 रिटर्न होना चाहिए। पैनल में 2 इनटेक और 1 रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ कॉमन चीज़ बताए थे। इंक्यूबेशन पीरियड पैनल से संबंधित है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड हल्का शॉर्ट में बता देते हैं। जब हमको पहला फेवरेबल कंडीशन दिखता है, फेवरेबल कंडीशन दिखा किसका भाई? स्पॉन्टेनियस हीटिंग का, स्पॉन्टेनियस हीटिंग का। और जब हम बाद में जाके देखें तो देखें कि अब स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग जो है वो हो रहा है, हो रहा है। तो इसके बीच का जो टाइम होगा इसी को कहेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। तो कहा जाता है कि पैनल का साइज इतना ही रखना है जितना आप इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर में काट लेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जब आपको पहला फेवरेबल कंडीशन दिखाई दिया, उसमें टाइम से लेकर के जब स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है। वॉल्यूम 2 जब हम पढ़ा रहे थे, हीट वाला जो चैप्टर था स्पॉन्टेनियस हीटिंग वाला, उसमें बहुत ही डिटेल में घुस-घुस के पढ़ाए थे इसको, ठीक है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, झिंगुर का आवाज़, पेट्रोल का स्मेल, धुआँ-धुआँ, कुहासा, स्वेटिंग ऑफ स्टार्टा, ये सब कुछ कॉमन पॉइंट थे जो मैं आपको बताए थे। इंटरमीडिएट स्टेज, फाइनल स्टेज, फर्स्ट स्टेज, तो ये सब कुछ डिटेल में समझाए थे। इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में भी बताए थे कि 6 महीना से लेकर के 8 महीना होता है भारतीय कोलफील्ड में एक एवरेज, ठीक है ना? चलिए, 6 से 10 महीना बताया था शायद, इसको देख लीजिएगा एक बार, 6 से 10 महीना मैंने एक बार बताया था। चलिए, इसके बाद हमने आपको ओपनिंग आउट डिस्ट्रिक्ट, कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट था वो हम आपको समझा रहे थे, है ना, जो कि आपके काम का ज़्यादा नहीं है, फिर भी प्रीवियस क्लास में आपको समझा दिए थे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा दिक्कत आ गया है, तो रिकॉर्डिंग अभी थोड़ा सा ऑन रहेगा, आप 10 मिनट स्किप कर लीजिएगा, है ना। तब तक आपको क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन ये है, अपने पॉइंट में लिखते जाइए, बोर्ड एंड पिलर मेथड का एडॉप्ट हम कब करेंगे? कौन कौन सा कंडीशन है जब अडॉप्ट करते हैं? 4-5 पॉइंट लिख के रखिएगा, आके मैच कर लेंगे। जस्ट अ सेकेंड।
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए, आई होप एप्लीकेबल कंडीशन आप लिख लिए होंगे। 1.5 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए आपका, 200 मीटर से लेकर के 450 मीटर, जिसको हम लोग मॉडरेट डेप्थ कहते हैं, उस कंडीशन में होना चाहिए। फ्री फ्रॉम डर्ट बैंड होना चाहिए, डर्ट बैंड से फ्री होना चाहिए, ठीक है। क्रशिंग स्ट्रेंथ होना चाहिए कोल का बहुत अच्छा, जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी हम आपको बता चुके थे, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताए थे कि रूफ और फ्लोर का कंडीशन ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, रूफ और फ्लोर का कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। रूफ में और फ्लोर में क्या अंतर है, देखिए बताते हैं। रूफ और फ्लोर में क्या होता है, एक होता है हीविंग, हीविंग किससे संबंधित है, हीविंग फ्लोर से संबंधित है। और एक होता है रूफ से संबंधित, उसको बोलते हैं क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब क्या होता है समझिएगा। मान के चलते ये पिलर है, ये साइड वाला पिलर है। अगर रूफ मेरा प्रेशर के कारण कुछ झुक जाता है, रूफ मेरा प्रेशर के कारण कुछ झुक जाता है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्रीपिंग। इसे क्या कहेंगे, इसे क्रीपिंग कहेंगे। इसी तरह से अगर मेरा जो फ्लोर है वो पिलर पिलर का प्रेशर के कारण थोड़ा सा दब जाता है नीचे, तो फ्लोर क्या है, थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है, ऐसे ऊपर उड़ जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग हीविंग। इसे क्या कहते हैं, इसे हीविंग कहते हैं। तो हीविंग और क्रीपिंग में अंतर आप आई होप समझ गए होंगे। चलिए, इसके बाद हम आपको कुछ बेसिक चीज़ बताए थे कि कोल का माइनिंग कैसे कैसे बढ़ता है, ठीक है। ये सब डाटा आपको अच्छे से याद हो गया होगा, है ना। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको समझाए थे। चलिए अब हम लोग डाटा पे आते हैं, डायरेक्ट जहाँ पर भी डाटा हो डायरेक्ट उस पर हम लोग कूदते हैं, ठीक है। इंडलेस रॉफ कॉलेज वाला मैंने आपको बताया था कि इंडलेस रॉफ कॉलेज में जो इंडलेस रॉफ है, जैसे मान लीजिए इंडलेस रॉफ कॉलेज को तो हम कुछ ऐसे ही पटरी बिछाते हैं। ये क्या है, ये पटरी है। पूरा माइंस को हम ऐसे करते हुए माइंस का पूरा एरिया को कवर कर लेंगे। उसके बाद हर जगह डिस्ट्रिक्ट, इधर जा रहा है एक डिस्ट्रिक्ट, इधर जा रहा है एक डिस्ट्रिक्ट। इसका लंबाई कितना होगा, इसका लंबाई हो जाएगा 600 मीटर, मैक्सिमम 600 मीटर इसका लंबाई होता है। अगर यही वाला, ये तो इंडलेस के बारे में बता दिया मैंने, यही वाला अगर कन्वेयर हो तो, यही वाला अगर कन्वेयर हो तो इसका हो जाएगा 1000 मीटर। कितना हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। इंडलेस में 600 मीटर लंबाई होता है ना। और यही वाला अगर कन्वेयर लगा हो तो कितना हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। इसके बाद हम प्रीवियस क्लास में आपको 3 टाइप के सिस्टम के बारे में बताए थे कन्वेयर बेल्ट सिस्टम में। हमने आपको 3 टाइप का नाम बताया। पहला हमने बताया था, पहला क्या बताया था, स्क्रैपर चेन। स्क्रैपर चेन कहाँ लगा होता है सर, ये फेस में लगा होता है। फेस से कितना दूरी तक हम इसको रखते हैं, तो 100 मीटर तक रखते हैं। लेकिन अगर माइन से डीप है तो 70 मीटर तक रखते हैं। याद आ रहा डाटा, 70 मीटर तक रखते हैं। इसी तरह से हम दूसरा चेन का बारे में आपको बताया था, जिसको बोलते थे गेट बेल्ट। गेट बेल्ट क्या होता था, ये इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको डिस्ट्रिक्ट का चेन कन्वेयर कहते थे। इसको डिस्ट्रिक्ट कन्वेयर भी कहते थे। ये डिस्ट्रिक्ट में लगा रहता था, जो फाइनली जा करके आपका जो ट्रंक कन्वेयर है, मेन वाला कन्वेयर है, जो सरफेस में चार्ज डिस्चार्ज कर रहा है, ठीक है। ये क्या करता था, ये डिस्चार्ज करता था सरफेस में, या जहां भी जरूरत है वहां डिस्चार्ज करता था। इसे क्या कहते थे, इसे कहते थे ट्रंक कन्वेयर, ठीक है। ट्रंक कन्वेयर इसे हम लोग कहते थे। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज हम लोग कब अडॉप्ट करते हैं, डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज हम लोग कब अडॉप्ट करते हैं, तो 1/12 से ज़्यादा ग्रेडियंट होगा तब अडॉप्ट करेंगे। से ज़्यादा ग्रेडियंट होगा तब अडॉप्ट करते हैं हम लोग डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज। इंडलेस कब करते हैं, जब इससे कम होगा तो हम लोग इंडलेस ड्रॉप हॉलेज को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, ये सब कुछ कॉमन चीज़ हमने बताया था। फिर हम आपको बताए थे स्टीप सिम के बारे में। और स्टीप सिम या स्टीप वर्किंग क्या होता था, स्टीप वर्किंग के बारे में बताया था। जब ग्रेडियंट 1/4 से ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में हम लोग 1/4 या 1/4 से अप टू ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको कुछ कंडीशन, उसमें हम लोग स्किड माउंटेड कोल कटर्स या कटिंग मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कभी पूछ देगा स्किड माउंटेड कोल कटर का मशीन का यूज़ हम कितना ग्रेडियंट पे करेंगे, 1/4 पे, 1/5 पे, 1/6 पे, 1/7 पे। तो आपको फटाक से टिक मारना, 1/4 पे करेंगे, 1/4 से ज़्यादा ग्रेडियंट। आप पूछेगा स्किड माउंटेड कोल कटर का इस्तेमाल हम कब करेंगे, 1/4 पे, 1/3 पे, 1/2 पे, या ऑल ऑफ दिस पे। तो इसमें मारना पड़ेगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि 1/3 1/2 जो है वो 1/4 से ज़्यादा ग्रेडियंट, 1/4 तो होगा ही, इंक्लूडिंग 1/4 तो होगा ही। तो स्किड माउंटेड, चेन वाला माउंटेड, ये सब आप समझ गए हैं आई होप। ये प्रीवियस क्लास में भी हम आपको बताया था, बस फटाफट फटाफट आपका रिवीजन करा दे रहे हैं, है ना। चलिए, अब एक तो गजब का फॉर्मूला है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा।
ओके, ठीक है। क्वेश्चन दे सकता है नंबर ऑफ फेसेस कितना होगा अगर हेडिंग, अगर हेडिंग मेरा 3 दे दिया है, ठीक है, तो बताना है नंबर ऑफ फेसेस क्या होगा। सबसे पहले आप हेडिंग को समझिए, ये है आपका मेन इनटेक रास्ता, ठीक है। मेन इनटेक रास्ता से आप एक रास्ता ऐसे अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है, एक अंदर लेके जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये जो रास्ता है इसको हम बढ़ाएंगे आगे तक, बहुत लंबा आगे तक हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेडिंग। इसको क्या बोलेंगे, इसको हेडिंग बोलेंगे। इसके इस साइड में जो है थोड़ा सा, है ना, आप चाहते हैं इसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे बल्कि इसमें हम इतना मीटर तक जाके रुक जाएंगे, तो इसको आप क्या कहेंगे, फेस कहेंगे। इसी तरह से इस बाजू में जो बढ़ाएंगे, है ना, इसको आप क्या कहेंगे, इसको भी फेस कहेंगे। ठीक है, आगे आप ले जाना चाहते हैं, उसके बाद आगे जाके आप चाहते हैं कि ये वाला चीज़ आगे जाके मिल जाए, है ना, ये काफ़ी आगे तक जाए, तो फिर इसको हम हेडिंग कहेंगे। तो मतलब हेडिंग का मतलब क्या होता है, हेडिंग एक ऐसा लाइन है जिसके अगल बगल अगल बगल अगल बगल अगल बगल पूरा का पूरा फेस रहे, आजू बाजू आजू बाजू आजू बाजू फेस रहे, उसे हम हेडिंग कहेंगे। हेडिंग ऐसा गैलरी है जिसके आजू बाजू पूरा लाइन रहे, उसे हम क्या कहेंगे, हेडिंग कहेंगे। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ अगर हेडिंग 3 है तो नंबर ऑफ फेसेस कितना होगा, बताओ। अब भैया आप सोचिएगा, अरे यार ये क्या, कैसे निकालें, क्या है ये, क्या है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है, ऐसे तो कोई क्वेश्चन देखे नहीं हम। गवर्नमेंट हैंडबुक पढ़े, यहाँ वहाँ सब पढ़े, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़े ना आप। टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है नंबर ऑफ फेसेस का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2, ठीक। इसके बाद ब्रैकेट में है कि, हाँ चलिए, 2n-1, फॉर्मूला क्या है, 2n-1। n इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ हेडिंग, क्या होता है, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेडिंग। तो फेसेस कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे हेडिंग कितना है, 3 है, माने 3-1। अब इसको इंटू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 -1 इज इक्वल्स टू 5। यानी अगर हेडिंग 3 है तो नंबर ऑफ फेसेस 5 होगा, अगर हेडिंग 3 है तो नंबर ऑफ फेसेस 5 होगा। अगला क्वेश्चन, इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 डिक्लेयर करते हैं। क्वेश्चन है नंबर ऑफ फेसेस आपको बताना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हेडिंग का संख्या जो है वो 5 है, हेडिंग का संख्या 5 है, तो आपको बताना है नंबर ऑफ फेसेस कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइएगा कमेंट करके, कितना होगा बताइएगा कमेंट करके फटाक से। चलिए तो फॉर्मूला लिखते हैं 2n-1, ठीक है। तो 2 इंटू हेडिंग कितना दिया है, 5-1, तो 5 दूनी हो जाएगा 10 -1 बराबर हो जाएगा आपका 9। यानी नंबर ऑफ फेसेस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नंबर ऑफ फेसेस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कुछ भी अगर आपसे पूछेगा तो आप, आई होप आप बता देंगे, ठीक। चलिए अब बात करते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, देखो पूछा नहीं है कभी, है ना, ये सब सेकंड क्लास वाला लेजिस्लेशन वाला चीज़ है ना, जो सेकंड क्लास लेजिस्लेशन का पेपर है तो उसमें लिए इंपॉर्टेंट है या फर्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मेरा हक बनता है आपको समझाने का, तो चलिए हम समझाते हैं। देखो प्रोडक्शन का हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि मान के चलिए कि 3 ठो हेडिंग है, तो फटाक से आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ फेसेस कितना होगा, 3 दूनी 6 -1 इक्वल 5, 5 फेसेस हो जाएगा। तो अब ऐसा माना जाता है कि जितना भी फेस है ना उसमें एक या दो फेस को हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं, एक या दो फेस को हम छोड़ देते हैं बेसिकली सपोर्ट देखने के लिए। फिर कॉल आ रहा है यार, जस्ट अ सेकेंड। हेलो, अभी क्लास ले रहे हैं, करते हैं कॉल, ठीक है। चलिए सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है यार, कोई लड़का तो पहुंच जा रहा है घर, तो क्या बताएं। देखो अभी नहीं करवा सकते हैं क्लास बाबू, थोड़ा समय का भी दिक्कत है, हम नौकरी चाकरी करते हैं, तो अपने दोस्तों को समझाइएगा कि दिसंबर से हम शुरू करेंगे, है ना, घबराने वाली बात नहीं है। ईएमटी पढ़ाना शुरू किए हैं, तो शुरू में लड़का लोग को थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, उसका धीरे धीरे जैसे कंप्लीट होने लगा, समझ में आने लगा, तो ये बात फैल गया मार्केट में। जब बात मार्केट में फैल गया तो कुछ ज़्यादा कॉल आ रहा है, कुछ ज़्यादा मैसेज आ रहा है, तो दिक्कत है ना, हम भी नौकरी चाकरी करने वाला आदमी है, तो समस्या है समय का थोड़ा, बट कोई नहीं,
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन के बारे में बता रहे थे कि प्रोडक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं। एक या दो फेसेस को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसा हम लोग मानते हैं कि एक या दो फेसेस को आप छोड़ दीजिए, बाकी में काम कीजिए। बाकी में ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो ब्लास्टिंग कीजिए, कोयला से कटिंग मशीन से काट रहे हैं, कोल कटर से तो कोल कटर से काटिए, जैसे भी कीजिए। एक या दो फेसेस को, फिर से कॉल आ रहा है यार, कितना सारा कॉल आ रहा भाई। ठीक है चलिए, तो बेसिकली ब्लास्टिंग हम लोग एक दो फेस को छोड़ के करते हैं, या कोल काट भी रहे हैं तो एक दो फेस को छोड़ के काटते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर हम प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे। तो हम लोग बोलते हैं कि आप कटिंग मशीन चला रहे हैं या आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं, पहले हमको ये बताइए। ठीक, अगर आप कटिंग मशीन चला रहे हैं तो एक बार जब आप ब्लास्टिंग कीजिएगा ना, तो 1.5 मीटर तक फेस जो है वो एडवांस होगा। क्या होगा, एडवांस होगा। हम ऐसा मान के चलते हैं कि कोल कटिंग मशीन है, अच्छा कैपेसिटी है उसका कोयला काटने का, तो हम मान के चलते हैं कि एक बार अगर आप कोयला काट रहे हैं तो 1.5 मीटर तक कोयला काट रहे हैं। ठीक है ना, कटिंग कटर का इस्तेमाल करके काट रहे हैं। लॉन्ग वाल की बात नहीं कर रहा हूँ, वुडन पिलर बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो ब्लास्टिंग में भी 1 मीटर से लेकर के 1.5 मीटर तक आप फेस को एडवांस कर रहे हैं, फेस को एडवांस कर रहे हैं। ठीक है चलिए, अब बात है कि आप प्रोडक्शन कैसे निकालिएगा। तो हम एक कॉमन सा एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। कॉमन सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लीजिए 3 हेडिंग है, 5 फेसेस, तो बताइए प्रोडक्शन कितना हो जाएगा। तो ऐसा माना जाएगा कि अगर हम 1.5 मीटर एडवांस कर रहे हैं तो 14 टन एक बार में हम निकाल रहे हैं। ठीक है ना, जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, 14 टन हम निकाल रहे हैं एक बार। अगर हम कट दे रहे हैं, कट दे रहे हैं, कटिंग मशीन नहीं, कट दे रहे हैं, तो 14 टन हम कोयला निकाल रहे हैं। और यही अगर हम एक बार ब्लास्टिंग अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में 32 टन कोयला निकल रहा है मेरा। ठीक है, 32 टन कोयला निकल रहा है, ऐसा मान के चलते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए कि अगर हम कट ब्लास्टिंग कर रहे हैं, सॉलिड ब्लास्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का दिक्कत है, या तो हम कट ब्लास्टिंग कर रहे होंगे या तो हम सॉलिड ब्लास्टिंग कर रहे होंगे। ठीक है, अगर कट ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो एक बार में हमको 14 टन के आसपास का कोयला मिलता है, और अगर हम सॉलिड ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो एक बार में हमको 32 टन के आसपास का कोयला मिलता है। ये एक लेआउट है, ये डाटा आपको रटना नहीं है सर, ये डाटा आपको रटना नहीं, एक समझने वाली बात है। ठीक है ना। तो अब आप क्या कीजिएगा, अब आपको बताना है कि 5 फेसेस है, तो बताइए कट में कितना होगा और इसमें कितना होगा। देखिए सबसे पहले हम कट का निकालते हैं, कट का निकालते हैं। हमने क्या बताया कट वाले में, ठीक, कट वाले में हमने बताया कि 5 फेसेस। ठीक, ओके, ठीक, तो हमने बताया कि टोटल कितना फेस है, 5 फेसेस है, तो 5 फेसेस। एक दिन में हम कितना कट मार रहे हैं, तीनों शिफ्ट में एक एक कट मार रहे हैं, तो मान के चलते हैं 3 कट मारे। ठीक है चलिए, 3 कट मार दिए, है ना। अरे 5 फेसेस है तो 4 लेके चलेंगे, 4 या 3 लेके चलेंगे, ठीक है एवरेज। तो आप यहाँ पे 4 ले लीजिए, 4 फेस इंटू 3 कट, इंटू प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 14 टन का हो रहा है, 14 टन का हो रहा है। अब तीनों को इंटू कीजिए, 4 इंटू 3 इंटू 14, यही हो जाएगा आपका प्रोडक्शन। तो मैं एक बार इंटू कर देता हूँ, मेरा हिसाब किताब थोड़ा सा कमज़ोर है। तो 14 तिये 42 इंटू 4, 168। तो ये हो जाएगा आपका 168 टन प्रोडक्शन एक बार, मतलब एक दिन में हो रहा है, एक दिन में। ठीक है, एक दिन में कितना हो रहा है, इतना टन हो रहा है। जनरली इतना नहीं होता है, इससे ज़्यादा होता है, बट मैं फेजेस का संख्या काफ़ी कम लिया हूँ, कट भी काफ़ी कम लिया हूँ। एक शिफ्ट में हम एक ही कट मान के चल रहे हैं। अगर बोल देगा एक शिफ्ट में 2 कट मार रहे हैं तो आप इसको बढ़ा दीजिएगा। अगर बोलेगा एक शिफ्ट में 2 कट मार रहे हैं तो यहाँ 6 कट हो जाएगा, तो आप खुद जोड़ लीजिए 6 कट, इसका दुगुना हो जाएगा पूरा पूरी तरह से, है ना। तो ऐसे करके आप बेसिकली निकाल सकते हैं। फिर से हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए अगर आप कट ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप 1.5 मीटर तक फेस को एडवांस करते हैं। ठीक, और 1.5 मीटर तक अगर फेस को एडवांस करें तो 14 टन प्रोडक्शन होता है एक कट में। ठीक, तो अब अगर क्वेश्चन आपको दे दे कि बताओ अगर हम कट ब्लास्टिंग कर रहे हैं, मेरा फेस का संख्या कितना है, 5 है। ठीक है, फेस का संख्या, फेस का नहीं देगा, हेडिंग का देगा, तो फेस आपको निकालना पड़ेगा। तो फेस का संख्या मान के चलिए दे दिया कि 5 है। उसके बाद बोला कि पर शिफ्ट हम 2 कट मार रहे हैं, 2 कट ले रहे हैं। ठीक है, एक फेस का 2 कट ले रहे हैं। तो आपको बताना है कि एक दिन का प्रोडक्शन कितना होगा, एक दिन का प्रोडक्शन कितना होगा बताना है। तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले लिखिएगा आप नंबर ऑफ फेसेस। ठीक,
उसमें एक कम करके मानिएगा, अगर 5 है तो 4 या 3 आपको लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे नंबर ऑफ कट पर शिफ्ट, ठीक। इसके बाद फिर इनटू कीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा एक बार में कितना प्रोडक्शन होता है, एक कट में कितना प्रोडक्शन होता है। ये हो गया बस फॉर्मूला, यही तो फॉर्मूला बन गया सर, यही तो फॉर्मूला बन गया सर। अब आप नंबर ऑफ फेसेस आपको पूछा है, तो यहाँ पे 5 है तो आप यहाँ पे 4 या 3 मानिए, तो चलिए 4 मानते हैं। नंबर ऑफ कट पर शिफ्ट यहाँ लिखा हुआ 2 कट है, तो चलो 2 लिखते हैं यहाँ पे। एक कट में कितना ब्लास्टिंग मिलता है, कितना प्रोडक्शन होता है, तो 14 टन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, तो 14 दूनी 28 और 28 4, जस्ट ए सेकेंड, 28 इंटू 4, 112 टन कितना हो जाएगा, 112 टन, ठीक है। तो ये आप एक एवरेज बता सकते हैं। चलिए हम आपको और डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं। हमसे पूछा गया कि जो नंबर ऑफ फेसेस है ये नहीं बताया, हमको बोला कि क्वेश्चन दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन दिया, क्या क्वेश्चन है, हेडिंग जो है उसका संख्या मान के चलिए बोला है 2n-1 है ना, तो हेडिंग का संख्या अगर बोल दिया है कि 3 है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, नंबर ऑफ कट पर शिफ्ट कितना है, तो 2 है, ठीक है। इसके बाद बोला है एक बार कट ब्लास्टिंग में मान के चलिए दे दिया 20 टन प्रोडक्शन होता है, तो आपको बताना है कि एक दिन का प्रोडक्शन कितना होगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम टाइम ले रहे हैं अगेन, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल है और पूछा जा सकता है। लड़का लोग को लगता है खाली वेंटिलेशन से न्यूमेरिकल पूछता है, ऐसा नहीं है, वेंटिलेशन का तो एक ही चैप्टर है, इसमें बहुत है। तो हेडिंग का संख्या बताया 3, तो आप कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ फेसेस, फटाक से बताइए नंबर ऑफ फेसेस कैसे निकालेंगे। तो 2n-1 करेंगे, 2 इंटू एन कितना है, 3-1, 3 दूनी 6 -1 5, नंबर ऑफ फेसेस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो फेसेस हमको चाहिए था, फेसेस हम निकाल लिए, फेस कितना है, 5 है। तो अब फार्मूला लिखेंगे जो हम आपको थोड़ा देर पहले बताएं, क्या था फार्मूला, नंबर ऑफ फेसेस इनटू नंबर ऑफ कट पर शिफ्ट कितना कट कर रहे हैं, इनटू एक दिन में, एक एक सॉरी एक बार में एक कट में कितना प्रोडक्शन होता है, कितना प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, अब इंटू करना शुरू कीजिएगा। चलिए आपके सामने हम करते हैं इंटू, नंबर ऑफ फेसेस कितना हो जाएगा, तो अब ये हेडिंग दिया था 3, तो उससे हम निकाले 2n-1 वाला फॉर्मूला से, तो आ गया 5, तो यहाँ लिखेंगे चलो 5। अब नंबर ऑफ कट पर शिफ्ट यहाँ दिया हुआ, नंबर ऑफ कट कितना कर रहे हैं, 2 ठो कर रहे हैं, ठीक है। एक बार में कितना प्रोडक्शन होता है, तो लिखा हुआ है 20। अब हम क्या करेंगे, तीनों को करेंगे इंटू, तो 5 दूनी 10, 10 इंटू 20 बराबर 200 टन पर डे। तो प्रोडक्शन मेरा क्या आ जाएगा, 200 टन पर डे। एक दिन में 200 टन ब्लास्टिंग, 200 टन कोयला निकलता है, 200 टन कोयला निकलता है, 200 टन कोयला निकलता है, 200 टन कोयला निकलता है। अब यही वाला अगर कट ना बोल करके सॉलिड ब्लास्टिंग भी कह देगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सर, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक अलग टाइप का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का फॉर्मूला है। तो कट वाला ब्लास्टिंग में आप समझ गए, कट ब्लास्टिंग में कुछ ऐसा प्रोडक्शन निकालते हैं। चलिए अब हम सॉलिड ब्लास्टिंग पे आते हैं। सॉलिड ब्लास्टिंग, सॉलिड ब्लास्टिंग से हम क्या निकाल रहे हैं, प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। प्रोडक्शन कितना का निकाल रहे हैं, पर डे का निकाल रहे हैं, प्रोडक्शन पर डे का हम निकाल रहे हैं, ठीक है। सॉलिड ब्लास्टिंग में क्या तरीका है, देखो सॉलिड ब्लास्टिंग में है कि नंबर ऑफ फेसेस इनटू एक बार में कितना प्रोडक्शन होता है, मतलब एक बार जो आप ब्लास्टिंग की उसमें कितना प्रोडक्शन होता है, ये सिंपल सा इसमें। तो नंबर ऑफ फेसेस मान के चलिए कि दिया है 5, तो आप 5 से 1 या 2 कम कर देंगे, तो यहाँ पे ले लेंगे 4। एक बार में कितना प्रोडक्शन होता है, तो एक बार में कितना प्रोडक्शन होता है यहाँ पे दिया होगा, तो यहाँ मान लीजिए दिया है 30, तो 3 का 3 6, 3 9, 3 6 12, 120 टन हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 120 टन हो जाएगा, है ना। ओके, तो ऐसे करके आप आराम से निकाल सकते
ठीक है, ऐसे करके आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ फेसेस इनटू नंबर ऑफ कट पर शिफ्ट इनटू प्रोडक्शन इन वन कट। ठीक है, ऐसे करके निकाल सकते हैं। हालांकि देगा नहीं यार, दिया नहीं है अभी तक, सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास वाले के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन आपका किताब में है तो हम चाहते हैं कि आपका किताब में जब आप पढ़ें तो आपको एक भी चीज़ ऐसा ना लगे कि ये मुझे नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब एक लेआउट दिया हुआ है यार। लेआउट के बारे में हम पहले ही बताए थे, लेआउट का डाटा याद करने का कोई जरूरत नहीं, लेआउट को खाली समझा जाता है। एक लेआउट है, बोला गया है कि लोकोमोटिव और माइन कार आप चलाते हैं। क्या चला रहे हैं? लोकोमोटिव चला रहे हैं और माइन कार चला रहे हैं। तो सबसे पहले तो बताना आपको ग्रेडियंट कितना होगा, कितना से ज़्यादा ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए। बताइएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है लोकोमोटिव चलाने के लिए कितना से ज़्यादा ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए। कितना से ज़्यादा ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/15। 1/15 से ज़्यादा ग्रेडियंट होने पे आप लोकोमोटिव या माइन कार को एक बार में माइंस में नहीं चला सकते। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये है कि अगर किसी माइंस में माइन कार या लोकोमोटिव चला गया है, क्वेश्चन लिख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं, आंसर बताइएगा। अगर किसी माइंस में आप लोकोमोटिव चला रहे हैं या तो माइन कार चला रहे हैं, तो उस माइंस में जो पिलर का शेप होगा, पिलर का शेप होगा वो बेस्ट कौन सा रहेगा? एक माइंस में आप लोकोमोटिव या माइन कार चला रहे हैं तो उस माइंस में पिलर का शेप बेस्ट कौन सा रहेगा? ऑप्शन बता रहे हैं, आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल। दूसरा है स्क्वायर। तीसरा है रोम्बस। चौथा है ऑल ऑफ दिच। एक ही आपको सेलेक्ट करना है, आपको बताना है बेस्ट सूटेबल। लोकोमोटिव या माइन कार आप चला रहे हैं तो पिलर का जो शेप होगा वो बेस्ट सूटेबल कौन सा रहेगा? रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, रोम्बस या ऑल? इसका आंसर बताइएगा। 7 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रोम्बस। आप में से बहुत कोई ऑल में टिक मारे होंगे या बहुत कोई होंगे जो रेक्टेंगल में टिक मारे होंगे, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा रोम्बस। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि रोम्बस का जो एंगल होता है वो आपका 60 डिग्री या 120 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, और रोम्बस में हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर रोम्बस शेप में रहेगा, रोम्बस शेप में रहेगा तो गाड़ी जब टर्निंग लेगा तो उसको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वही वाला अगर रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा तो गाड़ी को टर्निंग लेने में बहुत समस्या होगा, गाड़ी स्पीड नहीं चल पाएगा, बहुत समस्या होगा। इसीलिए हम लोग रोम्बस शेप में रखते हैं। अगर हम लोग लोकोमोटिव या कोई गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, माइन कार वगैरह, तो हम लोग रोम्बस शेप में रखते हैं, ना कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में रखते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो हमने आपको बताया, यही पॉइंट पहले तो लिखा हुआ है पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके कि ऐसा क्यों, काहे काहे को, है ना, अच्छे से पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद ट्रेलिंग केबल बताया है कि अगर ट्रेलिंग केबल का लंबाई आपको पता होना चाहिए कि 90 मीटर होता है। ठीक है, ट्रेलिंग केबल का लंबाई 90 मीटर होता है, किसका? कंटिन्यूअस माइनर का। कंटिन्यूअस माइनर का ट्रेलिंग केबल का जो लंबाई है वो 90 मीटर होता है। अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, शटल कार, जो शटल कार होगा वो 180 मीटर के डिस्टेंस में ही रहेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा दूर नहीं जाता है ना, क्योंकि अगर 180 मीटर है तो खुद आप समझिए, ये है आपका कंटिन्यूअस माइनर, इसके बाद ये है आपका शटल कार। ठीक है, तो इधर अगर आप मान के चलते हैं तो ये अगर आप गेट इन बॉक्स है तो गेट इन बॉक्स से 90 मीटर हो जाएगा कंटिन्यूअस माइनर का दूरी, और मैक्सिमम जो शटल कार जाएगा वो 90 मीटर और जाएगा, मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो 180 मीटर। मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो ट्रेलिंग केबल का लंबाई, अगर शटल कार ट्रेलिंग केबल से चल रहा है तो 180 मीटर, और अगर कंटिन्यूअस माइनर की बात करें तो 90 मीटर। ठीक है, चलिए, तो ये आप चाहें तो याद कर सकते हैं, बाकी हमने आपको बता दिया है। जब आपको हम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 पढ़ा रहे थे तो उस टाइम आपको डिटेल में समझा दिए थे, तो वही सब चीज़ इसमें फिर से दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, बाकी प्रोडक्शन वाला तो हम आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे दो चार टर्म है उसको हमको एक्सप्लेन करना है। अल्पाइन माइनर AM50, ये जो है ये कंटिन्यूअस माइनर का ही एक उदाहरण, कंटिन्यूअस माइनर का एक तो मॉडल है जिसको हम लोग अल्पाइन माइनर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक मॉडल का नाम आप याद रख सकते हैं, अल्पाइन माइनर जो है वो कंटिन्यूअस माइनर का ही एक उदाहरण। ठीक है, इसके बाद है रेस्ट्रिक्शंस।
रेस्ट्रिक्शंस ऑन डेवलपमेंट। जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। क्या रेस्ट्रिक्शंस है सर? आप पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या है? मतलब अगर कोई पब्लिक रोड है, ठीक है, या कोई बिल्डिंग है, ठीक, ये सब अगर कुछ है, या पब्लिक रोड है, बिल्डिंग है, कुछ भी ऐसा है, तो उस कंडीशन में 45 मीटर के दायरे में आप माइनिंग नहीं कर सकते। मतलब मान के चलिए ये आपका बिल्डिंग है, ठीक है, आप माइनिंग करते करते जा रहे हैं, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा ना, ये वर्टिकल डिस्टेंस बोला गया 45 मीटर, ठीक है, ये 45 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस बोला गया, ठीक है। वर्टिकल बिलो एंड विद इन, बिलो एंड विद इन का मतलब होता है कि ये वर्टिकल भी है और विद इन भी है। 45 मीटर दोनों, सॉरी दोनों हो जाएगा। मतलब 45 मीटर की दूरी तक आप माइनिंग नहीं कर सकते हैं, 45 मीटर के अंदर में आप नहीं घुस सकते हैं। इस बिल्डिंग से 45 मीटर नीचे ऐसा बोल रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा है। क्या कहना चाह रहा है तो फिर इसको समझते हैं, समझते हैं एक बार अच्छे से, ताकि सब में एक ही बार में समझ में आ जाए। मान के चलिए ये हम चला रहे हैं माइंस, माइंस का मुंह कहाँ तक पहुंचा है? यहाँ तक पहुंचा है, ठीक है, यहाँ तक पहुंचा है। अब हम क्या करेंगे, हम इस दूरी को तो पहले नापेंगे, बिल्डिंग से ये जो दूरी है वो कितना है। तो मान के चलिए कि 45 मीटर आ गया है, तो हम क्या करेंगे, काम को रोक देंगे। 45 मीटर के अंदर हम नहीं जा सकते, बिल्डिंग से 45 मीटर की दूरी में नहीं जा सकते। उसके बाद ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, ये भी 45 मीटर हम नापेंगे, ठीक है, विद इन में भी और अंदर में भी, अंदर में भी और उसके नीचे भी, दोनों केस में 45 मीटर में आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है किताब में भी, हम आपको रेफरेंस दे दे रहे हैं, आपको अगर थोड़ा पता लगेगा ये बात मेरा, ठीक है। ये आपका टेक्स्ट बुक है, 293 पेज नंबर में दिया हुआ है, डीजे देशमुख वॉल्यूम 1 का, चैप्टर नंबर आपका 11 हम पढ़ा रहे हैं, तो इसी में होगा, ठीक है। चलिए आप देख लीजिएगा एक बार रेफरेंस के तौर पे। आगे बढ़ते हैं। तो पब्लिक रोड में 45 मीटर के दायरे में आप नहीं जा सकते, वर्टिकल डिस्टेंस में भी और उसके आसपास में भी, ठीक है। इसी तरह से बोला गया है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा बोला गया है कि अगर कोई नदी है, अगर कोई नाला कैनाल है, अगर कोई रिजर्वर आप रखे हैं सरफेस में, ठीक है, तो उसके 15 मीटर के दायरा में, 15 मीटर के दायरा मतलब मान के चलिए तालाब है, तो तालाब का जो लास्ट वाला कॉर्नर होगा उसके 15 मीटर के दायरे में आप अगर नीचे में माइनिंग कर भी रहे हैं तो आप नहीं जा सकते, आप उसके नीचे माइनिंग करते हुए नहीं बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। चलिए इसके बाद ये तो हो गया आपका रिवर कैनाल के केस में। ये सब क्वेश्चन पूछता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वी भी आई लगा लीजिएगा, है ना। अब बोला गया है कि अगर कॉमन माइंड बाउंड्री है, कॉमन माइंड बाउंड्री है, मतलब दो माइंस का बाउंड्री अगर मिल रहा है, तो 7.5 मीटर की दूरी में नहीं जा सकते। और अगर कोई दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, तो जो डिस्प्यूट वाला बाउंड्री है उसके 7.5 मीटर की दूर में नहीं जा सकते। कॉमन माइंड बाउंड्री में भी 7.5 मीटर, और जो डिस्प्यूट वाला है उसमें भी, डिस्प्यूट माइंड बाउंड्री में भी जो डिस्प्यूट है कि हाँ यही वाला होना चाहिए, वो 7.5 मीटर में नहीं जा सकते, ठीक है। अगर कोई अबेंडेंड वर्किंग कंटेन वाटर, अगर कोई बंद पड़ा हुआ जगह है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो उसके 60 मीटर की दूरी पे आप नहीं जा सकते, 60 मीटर की दूरी में नहीं जा सकते। इसके बाद क्या बोला गया है ना, उसके बाद बोला गया है कि सिम्स लाइंग अबव और बिलो फायर एरिया, फायर एरिया के ऊपर में या नीचे में अगर कभी भी आपको वर्किंग करना है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। फायर एरिया के ऊपर या नीचे में आप काम नहीं कर सकते। तो एक एक बार सब पॉइंट को हम लोग याद करते हैं। अगले पब्लिक रोड है, बिल्डिंग है तो 45 मीटर, रिवर कैनाल है, रिजर्वर है 15 मीटर, कॉमन माइन बाउंड्री है या डिस्प्यूट वाला है तो 7.5 मीटर, अबेंडेंट वायर वर्किंग जिसमें पानी भरा हुआ है 60 मीटर, सिम लाइंग अबव और बिलो फायर नहीं जा सकते। इसके बाद बोला है कि कवर जो है वो 15 मीटर अगर से कम है तो उस कंडीशन में आप नहीं जा सकते। हालांकि कवर वाला में कंडीशन ये है कि 7 मीटर से लेकर के 7.5 मीटर से लेकर के 15 मीटर तक डीजीएमएस से परमिशन लेके आप जा सकते हैं, और 7.5 मीटर से नीचे ऐसे भी नहीं जा सकते। तो टोटल मिला के 15 मीटर बोला है कि 15 मीटर से कम में आप नहीं जा सकते, हालांकि परमिशन 7.5 मीटर तक मिल जाता है। तो जो हार्ड कवर है वो आपका 15 मीटर से कम में नहीं जा सकते, ठीक है। चलिए ये पॉइंट को बार बार याद कीजिए, चाहे तो लिख सकते हैं पॉइंट को एक जगह पे, या फिर 293 पेज नंबर पे दिया है, आप चाहें तो देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए ये चैप्टर आपका, और से एक टॉपिक बचा है लास्ट, चलिए पढ़ा देते हैं, उसके बाद ये चैप्टर बोर्ड एंड पिलर आपका समाप्त होगा। चैप्टर लास्ट टॉपिक क्या है? कंटीजुअस सिम।
कंटिन्यूअस इनमें से किसको कहेंगे? सबसे पहले हम बताते हैं, ये है एक सिम, ये है दूसरा सिम। अगर ये दोनों सिम 9 मीटर के अंदर आ जाए, 9 मीटर के अंदर आ जाए, यानी दोनों का जो पार्टीशन हो 9 मीटर से कम हो। 9 मीटर हो तो क्या मानेंगे? नहीं। 9 मीटर से ज़्यादा हो क्या मानेंगे? नहीं। 9 मीटर से लेस होना चाहिए। 9 मीटर से कितना होना चाहिए? लेस होना चाहिए। दोनों का जो पार्टीशन है, यानी दोनों का जो बीच में गैप है, वो 9 मीटर से कम रहेगा, तभी हम कंटीन्यूअस सिम मानेंगे। ठीक है, कंटीन्यूअस सिम मानेंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है 9 मीटर से कम वाला? ये आपका टेक्स्ट बुक में लिखा है। टेक्स्ट बुक कौन सा? 293 पेज नंबर में लिखा है, वॉल्यूम 1 में, चैप्टर नंबर 11 में। ये आप पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा कि 9 मीटर के अंदर होना चाहिए। कुछ किताब में दिया हुआ है 9 मीटर या 9 मीटर के अंदर, तो आपको 9 मीटर या 9 मीटर के अंदर नहीं रटना है, बल्कि 9 मीटर के अंदर रटना है, क्योंकि आपका टेक्स्ट बुक में यही डाटा लिखा है, तो आपको यही मान के चलना पड़ेगा। बाकी किताब में क्या लिखा है उसको भूल जाइए। यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा कि जो कंटीन्यूअस सिम है वो 9 मीटर के अंदर में होना चाहिए। दो सिम जब 9 मीटर के अंदर में आ जाते हैं तभी उसको कंटीन्यूअस सिम कहते हैं। 9 मीटर रहेगा दोनों के बीच का पार्टीशन तब नहीं मानेंगे, बल्कि उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यही बोला है कंटीन्यूअस सिम का डिफरेंस। उसके बाद एक और पॉइंट क्या बताया है? बोला गया है कि दोनों के बीच का जो दूरी होगा वो 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि ऊपर में अगर कंटीन्यूअस सिम आप काम कर रहे हैं और नीचे में काम करना चाह रहे हैं, दोनों में, तो 3 मीटर से कम पार्टीशन नहीं होना चाहिए। अगर 3 मीटर से कम पार्टीशन रहेगा तो क्या होगा? दोनों में से कोई एक में ही काम करेंगे, दोनों में से कोई एक में ही हम काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा में जब हम काम करना चाहेंगे तो पहले इसको भरने देंगे, जिसमें 5 साल का जनरली समय लगता है। 5 साल के बाद फिर आप माइनिंग कर पाएंगे। तो 3 मीटर से कम रहेगा तभी, तब हम लोग दोनों में से एक में ही काम कर सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तब हम दोनों में काम कर सकते हैं। तो डाटा क्या था? 9 मीटर से के अंदर में आना चाहिए, तब कंटीन्यूअस सिम कहलाएगा। 3 मीटर से कम पार्टीशन नहीं होना चाहिए, कम पार्टीशन नहीं होना चाहिए, तभी हम कंटीन्यूअस सिम जैसा काम कर सकते हैं। अगर कम रहेगा तो कंटीन्यूअस सिम जैसा काम नहीं करेंगे, बल्कि एक ही में ही काम करेंगे। इसके बाद बोला गया है कि जो आपका ऊपर में और नीचे में काम चलेगा, जहाँ ऊपर में पिलर है वहाँ नीचे पिलर रहेगा, जहाँ ऊपर में शाफ्ट है वहाँ नीचे शाफ्ट रहेगा, जहाँ पे ऊपर में गैलरी है वहाँ नीचे गैलरी रहेगा। मतलब पूरा का पूरा को इंसिडेंट रहेगा, सुपर इम्पोज। जैसे हाथ जोड़ते हैं ना, तो अंगूठा अंगूठा में बैठ जाता है, पहला उंगली में बैठ जाता है, बीच वाला में बैठ जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी पूरा का पूरा सुपर इम्पोज्ड फिगर बनाएगा, यानी एक दूसरे के जस्ट ऊपर रहेगा। ठीक है, इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि दो तल्ला बिल्डिंग है। ऊपर तला में जहाँ गेट है, नीचे तला में वहीं गेट है। ऊपर तला में जहाँ खिड़की है, नीचे तला में वहाँ खिड़की है। ऊपर तला में जहाँ पिलर है, ऊपर नीचे तला में वहीं पिलर है। ऊपर तला में जहाँ गेट है, ऊपर नीचे तला में वहीं गेट है। मतलब ऊपर और नीचे देखते हैं तो एकदम एक जैसा लगता है, सेम टू सेम टू सेम। उसी तरह से यहाँ पर भी जो काम होता है कंटीन्यूअस सिम में, ऊपर तल्ला नीचे तल्ला एकदम एकदम सेम टू सेम लगता है। इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? तो देखिए समझते हैं, इसको हम समझते हैं। अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट कर रहे हैं। ऊपर वाला कोल सिम, नीचे वाला कोल सिम। ठीक, ऊपर वाला कोल सिम में जहाँ जहाँ पिलर है, नीचे वाला में वहीं वहीं पिलर है। ऊपर में जहाँ जहाँ पिलर है, नीचे वहीं वहीं पिलर है। अब क्या है, यहाँ तक फेस आगे बढ़ा है, तो हम इसको क्या करेंगे? एक बैरियर आगे बढ़ा के रखेंगे, एक बैरियर आगे बढ़ा के रखेंगे। यानी जो नीचे वाला होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉटम सिम बोलेंगे। बॉटम सिम जो है वो एक पिलर एडवांस रहेगा। बॉटम सिम एक पिलर एडवांस रहेगा, कौन सा स्टेज में? डेवलपमेंट में। बॉटम सिम एक पिलर एडवांस रहेगा, कौन सा स्टेज में? डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट में जो बॉटम सिम होगा कंटीन्यूअस मतलब कंटीन्यूअस सिम में जो बॉटम सिम होगा वो एक पिलर एडवांस रहेगा। कितना पिलर रहेगा? एक पिलर एडवांस रहेगा। कितना पिलर रहेगा? एक पिलर एडवांस रहेगा। रटते जाइए, बॉटम सिम जो डेवलपमेंट स्टेज होता है उसमें एक पिलर एडवांस रहेगा, एक पिलर एडवांस रहेगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए बताते हैं। ऊपर वाला जो सिम है उसमें आप क्या करते हैं? बहुत सारा बोरहोल करते हैं। ठीक, और वही बोरहोल का जो पानी है वो नीचे वाला सिम तक पहुंचता है, और नीचे सिम में हम उसको खाली कर लेते हैं, गारलैंड बना के उसको खाली कर लेते हैं। ठीक है, तो पानी भी पता चल जाता है, ऊपर का पानी को हम निकाल लेते हैं, तो एक मेरा सेफ्टी मिल जाता है, रूप ब्रस्ट वगैरह नहीं होता है, इसीलिए हम लोग नीचे एक सिम एडवांस करके रखते हैं। अब यही वाला उल्टा कर दीजिए डिप्लरिंग में। क्या कर दीजिए? इसको उल्टा कर दीजिए डिप्लरिंग में। ठीक, अब मान के चलिए कि आपको जितना कोयला काटना था आप काट लिए,
ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अब क्या मान के चलिए कि आपको जितना कोयला काटना था आप काट लिया, यहाँ तक काट लिए दोनों में, दोनों बराबर हो गया। अब लास्ट स्टेज था तो दोनों बराबर कर दिया। अब क्या है, अब अगर डिप्लरिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, डिप्लरिंग हो रहा है, तो डिप्लरिंग में बॉटम को पहले नहीं काटेंगे सर, पहले हम टॉप को काटेंगे। यानी कि डिप्लरिंग अगर आप कर रहे हैं तो एक स्टेज आगे रहेगा। डिप्लरिंग मान लीजिए आप नीचे शुरू करते हैं, हमेशा डीप से स्टार्ट करते हैं डिप्लरिंग, ठीक है। डिप्लरिंग में कुछ ऐसा फोटो दिखेगा आपको, ठीक है, कुछ ऐसा फोटो दिखेगा। तीसरा भी काटे नहीं है, मतलब इसमें ऊपर का सिम, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टॉप सिम बोलेंगे, एक पिलर ज्यादा कटा रहेगा। टॉप सिम में एक पिलर ज्यादा एडवांस रहेगा। क्या रहेगा, एक पिलर एडवांस रहेगा, कुछ ऐसा ही लिखा रहेगा सब टेक्निकल भाषा में। डेवलपमेंट में बॉटम सिम जो है वो एक पिलर एडवांस रहेगा, और डिप्लरिंग में ऊपर का सिम जिसको टॉप सिम कहेंगे वो एक पिलर एडवांस रहेगा। डेवलपमेंट में हम लोग एक पिलर नीचे वाला को ज़्यादा काटते हैं, और डिप्लरिंग में एक पिलर ऊपर वाला को हम ज़्यादा काटते हैं। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा, बार बार इसको मन में बोलिए, आपको आराम से याद हो जाएगा, इसमें कोई समस्या आपको नहीं है, ठीक है। चलिए, ऑफिशियली चैप्टर नंबर 11 पूरी तरह से समाप्त होता है। अगला चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 12 जो हम पढ़ाएंगे आपको। चैप्टर नंबर 11 पूरी तरह से समाप्त होता है, बोर्ड एंड पिलर मेथड पूरी तरह से समाप्त होता है। जो आपका टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ईएमटी का पूरा समाप्त होता है। तो जो फी नहीं दिए हैं अभी, लास्ट मंथ का फी है 9102111091, इसमें फी दे दीजिएगा अपना, फ़ोन पे गूगल पे कर दीजिएगा, ठीक है। और जो क्लासेस करना चाहते हैं नया बैच में, ठीक है, तो अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, कॉल वॉल थोड़ा सा कम कीजिए, है ना। बाकी अपना आपका दोस्त अगर कोई है तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि कॉल ज़्यादा ना करे, है ना। मैं खुद स्टार्ट करूँगा दिसंबर के होते होते, मैं खुद बताऊँगा 10 12 15 दिसंबर तक मैं खुद अनाउंस करूँगा बैच। उसके बाद नया बैच ओवरमैन का रहेगा जो पूरी तरह से ओवरमैन पे फोकस रहेगा, ठीक है। मेरा टारगेट एकदम फिक्स रहता है। चलिए, तो अगर आप करना चाहेंगे तो उस बैच में शिफ्ट हो सकता है, लेकिन अभी अभी थोड़ा सा रुक जाइए, पहले इस बैच को मैं ख़त्म कर लूँ, उसके बाद फिर नया बैच में स्टार्ट करूँगा, ठीक है। चलिए, अब इतना ही रहते हैं आज। अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज का चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।